पिताश्री, पुरु, पुरु रुक जाओ। इसे दंड देने का अवसर हमें बाद में भी मिलेगा, परंतु इस समय हमारे अपनों को हमारी अधिक आवश्यकता है। पुरु, चलो, हमें वहां तुरंत जाना चाहिए। चलो। बस इतना ही जोर, और अपनी बीवी को इतना बड़ा वादा कर बैठे। करो वादा पूरा। जैसे मैंने तक्षशिला को गुलाम बनाया, अब पूरा मुल्क भी मेरी कदम पोसी करेगा, और फिर पूरा भारत मेरे घुटनों में होगा। तुम्हें अपने स्वप्न पर इतना विश्वास होता तो शूरवीरों के भांति ललकार कर प्रहार करते, यूं चोरों के भांति हमारी अनुपस्थिति में नहीं आते। अलेक्जेंडर, प्रमाण मिल गया है कि तुम भयभीत हो। इस नए भारत से अभी तो पुरु का आना शेष है। देखते हैं कौन किसे घुटनों पर लाता है। तुम्हारी गलतफहमी में आज ही दूर करूंगा, तुम्हारी बदगुमानी के लिए तुम्हारा सर कलम करके हिंदुस्तान में खौफ की इबारत लिखूंगा, जिसकी शुरुआत होगी तुमसे। काश तुमने अपनी पत्नी का सुझाव मान लिया होता और यहां नहीं आते। वो तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी, किंतु अब तुम्हारी अंतिम स्मृतियों को स्मरण करने से भी डरेगी वो। काश तुमने रॉक्सेन की बात मानकर सुलह कर ली और खुदा के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं की होती। काश तुमने समझा होता पूरन कि खुदा को कोई नहीं मार सकता, बल्कि खुदा सबकी जिंदगी का फैसला करता है। और आज के इस खुदा अलेक्जेंडर का फरमान है कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
हम गहरी मुसीबत में हैं। क्या बाकी की फौज तक्षशिला से कूच कर गई? क्या पोरस और उसकी पूरी फौज मगध से लौट आई? जी मलिका, हमारी फौज की तादाद बहुत कम है मलिका। अब तो सिर्फ यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि शाह हालात बिगड़ने से पहले वापस लौट आए। वो वापस नहीं लौटेगा सिपहसालार। मेरी परवरिश ने अलेक्जेंडर के अंदर जो जानवर पाला है वो आज आर पार की लड़ाई लड़ने गया है। पोरस को देखते ही उसके अंदर का वैश्याना जानवर जाग जाएगा। फिर खुदा ही मालिक है। कौरवों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मुझे शाह से बात करनी होगी। पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य होने वाला ये युद्ध अत्यंत मनोरंजक होगा और मनोरंजन मुझे अत्यधिक सुख देता है। आश्चर्य कैसा महामात्य? परंतु महामहिम ये जो धनानंद को आनंद दे वो वस्तु में पीछे कैसे छोड़ सकता हूं? और जब तक ये युद्ध समाप्त होगा मुझे भी तो मनोरंजन के साधन की आवश्यकता होगी महामात्य। महामहिम, एक सूचना देना चाहूंगा आपको कि मैंने हमारी सेना में 30,000 सैनिक सम्मिलित कर दिए हैं, क्योंकि ये प्रथम बार होगा कि हमारी सेना किसी क्षत्रिय राजा को समर्थन दे रही है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ कोई भी छल, कपट, कुचक्र, षड्यंत्र हो। आपसे मेरे संबंध का यही कोण मुझे सबसे अधिक भाता है महामात्य। मैं कुछ कहूं उससे पहले ही आप ना केवल उसे समझ लेते हैं अपितु कार्यान्वित भी कर देते हैं। अब देखना यह है कि पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। यदि पौरव राष्ट्र को वास्तव में सहायता चाहिए तो मगध हाथ आगे बढ़ाएगा। यदि उन क्षत्रियों ने हम नंदों को छलने के विषय में सोचा भी तो मगध पौरव राष्ट्र को स्वयं ने समेट लेगा।
रॉक्सटैन की विनती के लिए मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं अलेक्जेंडर। उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए कहता हूं लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और आज तुम्हें मैं मारकर अपनी बीवी को यह एहसास दिला दूंगा कि मुझे कमजोर समझकर उसने कितनी बड़ी गलती की। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं मलिका, जैसे कुछ बेहद खौफनाक घटने वाला है। पोरस ने कहा था कि अगर अलेक्जेंडर ने उसकी जमीन पर कदम रखा तो वो उसे जान से मार देगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अलेक्जेंडर के पास ज्यादा फौज नहीं है, हमें कुछ भी करके उसे यहाँ वापस लाना होगा। अलेक्जेंडर की जितनी फिक्र तुम्हें है रॉक्सन, उतनी फिक्र मुझे भी है, लेकिन अलेक्जेंडर यूं ही वापस नहीं लौटेगा और उसकी वजह है तुम्हारा पोरस के पास जाकर उसकी जान की अमान चाहना। आज अलेक्जेंडर के लिए मसला जीत का नहीं, बल्कि अपनी बीवी की नजरों में उसके रुतबे का है। आज की ये जंग सिर्फ तुम्हारे आगे ये साबित करने के लिए है कि उसे पोरस से कोई खतरा नहीं है और वो पोरस को तुम्हारे कदमों में गिरा सकता है, ताकि फिर कोई अलेक्जेंडर के वजूद, उसके रुतबे और उसके जलाल पर उंगली ना उठा सके। आज मुझे मैं तुम तो क्या रॉक्सन, खुद खुदा भी नहीं रोक पाएगा। यहाँ और रुकना मुनासिब नहीं होगा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग कश्तियां तैयार करो, मैं शाह को लेकर आता हूँ। लाची, यवन सेना के पांव उखड़ चुके हैं। पौरव राष्ट्र अब सुरक्षित है, परंतु पौरव राष्ट्र का जो भविष्य तुम्हारे गर्भ में पल रहा है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तुम पर ही है। अभी इसी समय राजमहल लौट जाओ। नहीं आचार्य, अलेक्जेंडर ने मेरी माँ और मेरे बाबा दोनों की हत्या कर दी है। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे दस्युलोक का अंत कर दिया है, पर मैं इनसे प्रतिशोध लूंगी और मेरा शिशु एक स्वतंत्र भारत में जन्म लेगा आचार्य। और आवश्यक है कि वो माँ की कोख से ही सीख कर आए। इस स्वतंत्रता सस्ती नहीं होती। उसका मूल्य लहू से चुकाना होता।
आज के इस युद्ध के समापन के साथ ही तुम्हारा और तुम्हारी यवन सेना का समय भी भारतीय भूमि पर समाप्त। नहीं, अलेक्जेंडर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि हिफेस्टियन शाह के लिए अपनी वफादारी जरूर निभाएगा और उन्हें यहाँ सही सलामत लेकर आएगा। लाठी! लाठी! अब मैं आ गया हूं लाची। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे रास्ते से हट जाओ हिफेस्टियन। माफ कीजिए शाह, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। सिपाहियों! चलो लेके चलो इनको। छोड़ दो मुझे, वरना कत्ल कर दूंगा सबका। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने शाह सिकंदर को रोकने की कोशिश। छोड़ो मुझे। भारत जय तो! जिनकी नजरें मेरे सामने आज तक नहीं उठी, उनकी बाजुएं मुझे रोकने के लिए उठ गई। अब मुझे वो चाहिए जो मेरे नाम के लिए चल रहे। सेल्यूकस को पैगाम भिजवा दिया जाए। सबकी जिंदगी की ढाल उनकी शमशीर होती है। सेल्यूकस अपनी जिंदगी की ढाल किसी और के हाथों में नहीं सौंपता। जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो रोकसेन। जब एक शाह का दामन फैल जाता है तो उसकी पूरी फौज भिखारी बन जाती है।
और कोई भी फकीर उसे बख्शीश दे देता है। तुम वहां गई थी पोरस के पास मेरी जिंदगी की भीख मांगने के लिए, और देखो उसका सलाह सिर्फ अरब मुल्क के बाशिंदे ही नहीं बल्कि मेरी खुद की फौज मुझे पोरस से कमजोर समझने लगी। और ये लोग जिनकी नजरें मेरे सामने आज तक नहीं उठी, उनकी बाजुएं मुझे रोकने के लिए उठ गई। और इनकी सोच का बीज इनके सहन में तुमने बोया है मलिका हुसैन। अलेक्जेंडर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई और ना ही ये किस्सा, पर यह सिलसिला दोबारा से नहीं दोहराया जाएगा। ना पोरस के हाथ मुझे धकेलने के लिए उसके कांधों पर रहेंगे, और ना ही मेरे हुक्म के गुलामों के हाथ मुझे रोक पाने के लिए। माफ कर दीजिए शाह, हमने जो भी कुछ किया सिर्फ आपकी जान की अमान के लिए किया। हमें माफ कर दीजिए शाह। किसने कहा कि मैं तुम्हें मौत देने वाला हूं? मैं तो तुमसे वो बाजुएं छीनूंगा जिनमें मुझे रोकने का ताप पैदा हुआ। रहम शाह, हमें माफ कर दीजिए शाह रहम। बस यही बर्दाश्त नहीं होता मुझसे कि अलेक्जेंडर की फौज किसी के भी सामने रहम की भीख मांगे। मलिका, अब आप ही कुछ कीजिए। पहले क्लीटस और अभी फेस्टियन। अगर ऐसा हुआ तो गदर मच जाएगा। इस वक्त एक आप ही हैं जिसकी बात अलेक्जेंडर मानेगा। सिर्फ आप ही उसे रोक सकती हैं। गौर से देखो रॉक्सन, अगर वो मेरा बेटा होता तो शायद मैं उसे रोक भी लेती, लेकिन वो जंग में हारा हुआ वो वैशी है जो अपनी हार से तिल मिलाया हुआ है। उसे रोकना मेरे बस में तो क्या, खुद ज़्यूस के बस में भी नहीं। ये मत समझना है फेस्टियन कि तुम्हें बख्श दिया जाएगा, बस तुम्हारी सजा कुछ और होगी। आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है शाह, लेकिन फिर भी मेरे लिए आपकी जान से ज्यादा अहम और कुछ नहीं। और अगर जिंदगी ने मुझे फिर कभी इस मुकाम पर ला खड़ा किया तो मैं तब भी वही करूंगा जो मैंने आज किया है। तुम्हारी इसी सोच पर मुझे अफसोस है फेस्टियन। तुमने आज तक मेरे साथ हर जंग लड़ी, पर तुम मेरे जंग लड़ने का तरीका नहीं समझ पाए। जंग जज्बातों से नहीं, इरादों से जीती या लड़ी जाती है। पोरस की मौत के आगे तुम्हारे जज्बात आ गए और मैदान जंग से खाली हाथ मुझे लौटना पड़ा। अब मुझे कोई ऐसा चाहिए
जिसकी सोच छोटी ना बल्कि जिसकी मुट्ठी इतनी बड़ी हो जिसमें पूरा आसमान समा सके। और तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम मेरे लिए किसी जंग की अगुवाई नहीं करोगे। तुम मेरी जान के लिए लड़ते हो फेस्टियन, पर मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे नाम के लिए जंग लड़े। सेल्यूकस को पैगाम भिजवाया जाए। यहाँ सब लोग जश्न मना रहे हैं हुजूर, और आप हैं कि अपनी शमशीर में धार देने में लगे हैं। आपकी तलवार को तो कोई भी धार दे देगा। आखिर आप हमारी फौज के सिपे सालार जो ठहरे। सिपे सलार हो या सिपाही, सबकी जिंदगी की ढाल उनकी शमशीर होती है, और सेल्यूकस अपनी जिंदगी की ढाल किसी और के हाथों में नहीं सौंपता। आज का दिन बहुत खास है अलेक्जेंडर, बहुत जल्द शिकस्त खाने वाला है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। अभी अभी खबर आई है, अलेक्जेंडर की अपनी बीवी उसकी जान की भीख मांगने पोरस के पास गई थी। अब पहले अलेक्जेंडर झुकेगा और फिर कुछ दिन बाद सेल्यूकस को भी यहाँ से जाना होगा। फारस फिर से आजाद होगा। जब से अलेक्जेंडर ने फारस की जमीन पर कदम रखा है, तब से हम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अपने आप को वो अलेक्जेंडर से कम नहीं समझता, और जब अलेक्जेंडर भारत से हार कर लौटेगा तो हम सेल्यूकस को उसकी औकात दिखाएंगे। मैं खुद सेल्यूकस को फारस की जमीन से ठोकर मारकर निकालूंगा, उस पर थूकूंगा और वजह फरमाया तुमने। ये सच है कि मैं खुद को शाह अलेक्जेंडर से कम नहीं समझता, क्योंकि हूं भी नहीं।
जितना वो जालिम है उतना मैं भी। जैसे वो उस शख्स को नहीं बख्शते जो उनके हुक्म की तामील ना करे, ऐसे ही नाफरमानी करने वाले मुझे बर्दाश्त नहीं। हम दोनों खुदा के बेटे हैं। हम दोनों अपने ख्वाब और इरादों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी हो तो ये लो, कोशिश करो और खत्म कर डालो मुझे। वार करो, वार करो। तो अब समझ में आया कि मैं अपने शमशीर को धार खुद क्यों देता हूं। ये खत मेरे लिए लाए हो ना? तो इसे देने का इरादा है कि नहीं? तो शाह ने पैगाम भेजा है। कब से बेकरार था मैं उस पोरस से मिलने के लिए। अब मजा आएगा। आज सांझ है पौरव राष्ट्र के एक स्वर्णिम अध्याय की। आज हम श्रद्धांजलि देंगे उस साहस को जिसे अलेक्जेंडर जीते जी याद रखेगा, और इतिहास उसके मरने के बाद ये वो दीपक है जिसने बुझते बुझते हम सबके भीतर संघर्ष की लौ जला दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। और जीवित रहेंगे आपके प्रयास भारत को फिर से एक करने के। देश के प्रति आपकी भावनाएं जीवित रहेंगी। शत्रुओं से लड़ना तो सरल होता है, किंतु अपनों से लड़ना बहुत कठिन। पर आपका यही चुनाव हमेशा आपको श्रद्धा का पात्र बनाए रखेगा। आपने मुझे संभाला जब मेरे पास परिवार नहीं था।
मुझ पर इतना विश्वास किया कि अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी लाची मुझे सौंप दी। अलेक्जेंडर की दृष्टि में भले ही उसने हमारे पूरे 10 युलोक का अंत कर दिया हो, पर आपकी शाखा अब भी जीवित है बाबा। आपकी लाची, विश्वास कीजिए, प्रतिशोध लिया जाएगा। आप निश्चिंत होकर मां के पास जाइए और उसे कहिए कि हताश ना हो। आप दोनों का अधूरा काम आपकी ये बेटी पूरा करेगी। दोनों चिताओं को मुखाग्नि दीजिए महाराज। नहीं राजगुरु जी, दस्युराज की चिता को मुखाग्नि मैं नहीं दूंगा। ये अधिकार किसी और का है, दस्युराज की पुत्री लाची का। जो कहने आए हो कहो, वरना दफा हो जाओ यहां से। सम्राट, जानता हूं जो कुछ हुआ आप उससे प्रसन्न नहीं, किंतु मैं आपके साथ, हम दोनों मिलकर उसे नष्ट कर देंगे। तुम मेरी मदद करोगे, जो खुद मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग जाए, जो खुद अपनी जान ना बचा पाए, वो दूसरों की मदद करने के लायक नहीं रहता। वो लड़की पेट से थी, तुम उसे ना हरा पाए और हमारी फतेह का तोहफा लाने की बात करते हो। बेहतर यही होगा कि जितना हुक्म दिया जाए बस उसे बचा लाओ। अपने शहर जाओ। मुझे इस जंग में तक्षशिला का हर वो शख्स चाहिए जिसके हाथों में तलवार उठाने की ताकत हो। उन्हें हुक्म दो, दरख्वास्त करो या उन्हें घर से बांध कर लाओ। मैं नहीं जानता, लेकिन ख्याल रहे अंबे कुमार कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम उसी वक्त अपनी जान से जाओगे, समझे? हम बहुत जल्द मिलेंगे पोरस, और इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और राष्ट्र में आपका स्वागत है मात्या। सम्राट यहाँ पधारे, किंतु वो है कहाँ? वन विहार का आनंद लेकर शीघ्र आपसे भेंट करेंगे हमारे सम्राट धनानंद। तक्षशिला और अलेक्जेंडर चाहे मगध धनानंद का इस्तकबाल करते हैं। किंतु महाराज, ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। शव को मुखाग्नि सदा पुरुष देते आए, यही रीत। वो कैसी रीतियां जिसमें सारे बलिदान एक स्त्री की आंचल में और सारे अधिकार एक पुरुष की मुट्ठी में। हम ऐसा क्यों मानते हैं कि जब एक स्त्री मुखाग्नि देती है तब आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है,
एक पिता अपना पूरा जीवन अपनी पुत्री की उंगली पकड़कर उसको मार्ग दिखाता है, तो एक पुत्री अपने पिता को मुखाग्नि देकर स्वर्ग का मार्ग क्यों नहीं दिखा सकती? क्या इसका कोई उत्तर है आपके पास? केवल एक ही उत्तर है महाराज, ये शास्त्रों में वर्जित है। और आप भूल रहे हैं राजगुरु जी, ये आपके शास्त्रों की देवी सरस्वती है। धन, शांति और काल भी लक्ष्मी, पार्वती और महाकाली के हाथ में है। और आप ही के शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री की महत्ता है कि कंकर शंकर बन जाए। जो स्त्री अपने ही पुत्र और पति के मन में देशभक्ति की ज्वाला जगा सके, वो उन्हें मुखाग्नि भी दे सकती है राजगुरु जी। स्थिर माटी नहीं पाषाण होता है, और जो कभी ना बदले वो शमशान होता है। जो शास्त्र एक स्त्री को हीन समझे, उसे समझने की मेरी कोई इच्छा नहीं, और ना ही मैं कोई प्रयास करना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में एक स्त्री के पास एक मनुष्य को संसार में लाने का अधिकार है, तो उसी स्त्री के पास उसी मनुष्य को संसार से विदा करने का अधिकार भी है। मैं इस विषय में केवल एक बात कहना चाहूंगा। यदि पुरु जैसा मेरा कोई शिष्य होता तो मैं स्वयं को धन्य मान लेता। मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी सोच पर गर्व है, जिसने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जो प्रशंसनीय भी है और मानवीय भी। ज्ञान हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है, रीति के बंधन में बांधने के लिए नहीं होता। मानता हूं कि शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि मृत्यु के समय परिवार के पुरुष सदस्य ही मुखाग्नि देते हैं, परंतु यदि स्त्री लाची जैसी दृढ़ और शंका रहित हो तो उसे यह अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। पुरु, लाची दाह संस्कार की विधि आरंभ करते हैं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी मां को अपनी संतान का वो रूप न देखने को मिले जो आपको देखना पड़ा। पुरु, अलेक्जेंडर अधिक समय तक मौन नहीं रहेगा, हमें उसके लिए सज्ज रहना होगा। मैं जानता हूं आचार्य, आशा करता हूं कि मगध से सहायता शीघ्र ही पहुंचेगी। अमात्य राक्षस, पौरव राष्ट्र में आपका स्वागत है अमात्य।
किंतु जहां तक मुझे स्मरण है, सम्राट ने यह कहा था कि केवल आपकी सेना ही यहां आएगी। निसंदेह आपकी स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है महाराज पुरु, परंतु हमारे सम्राट ने अपने निर्णय में बदलाव किया है। जब उन्होंने स्वयं अपनी सेना के साथ पौरव राष्ट्र आने का निर्णय लिया, तो भला ये अमात्य राक्षस पीछे कैसे रह सकता है? मुझे तो आना ही था ना महाराज पुरु। सम्राट यहां पधारे हैं, किंतु वो है कहां? जहां उन्हें होना चाहिए। गति बढ़ाओ, वो भी मेरे स्वागत के लिए उत्सुक होगा। वहां वो रहा वो। तक्षशिला और अलेक्जेंडर शाह मगध धनानंद का
इस्तकबाल करता है। बस इतना सा, आरंभ होते ही समाप्त। निराश हुआ मैं। मगध से इतनी लंबी और कठिन यात्रा करने के पश्चात यहां पहुंचा उस योद्धा को देखने जो सारा संसार जीत कर आया है। कल्पना की थी मैंने कि वो योद्धा विशाल काय होगा, 7-8 हाथ लंबा ऊंचा, सुदृढ़ काया का स्वामी, शक्तिशाली भुजाएं। जिसे देखते ही मन में भय जागे। भय? तुम्हें देख के तो मन में हास्य जाग रहा है। इंसान का कद उसका जिस्म नहीं धनानंद, उसकी कामयाबियां और उन कामयाबियों की कहानियां तय करती हैं। जिस दिन मेरा जलाल देखोगे ये कद काठी भूल जाओगे, और जिस दिन मैदान जंग में अलेक्जेंडर से सामना होगा तुम्हारी ये हंसी कोसों दूर भागेगी, और होगा तो सिर्फ चेहरे पे खौफ। वैसे सुना तो मैंने भी है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ। सुना है कि कैसे तुम्हारे वालिद ने सल्तनत हासिल की, कैसे छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर तुमने मगध बनाया। और यह भी सुना धनानंद कि भारत की सबसे बड़ी हुकूमत होने के बाद भी तुम्हें ना ही किसी का साथ मिला और ना ही तारीफ, क्योंकि जिस तबके से तुम हो उसमें तुम्हारे मुल्क के लोग राजा या सिपाही नहीं देखते। ये मत समझना मेरे बारे में तुम्हारी इतनी सी जानकारी मुझे प्रभावित करेगी, क्योंकि चढ़ते सूरज का प्रकाश संसार में अपने आप फैलता है। दुश्मन सूरज का उजाला हो या रात का साया अंधेरा, अलेक्जेंडर सबकी खबर रखता है, क्योंकि मैं दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को करीब रखता हूं। क्योंकि सियासत में दोस्त नहीं होते, सिर्फ समझौते होते हैं। और वैसे कुछ और भी है जो हम दोनों में एक जैसा है। तुम्हारी ही तरह मैं भी एक छोटे से शहर मैसेडोनिया से उठा, सबकी सोच को गलत साबित करके शाह बना, और तुम्हारी ही तरह बिना किसी की मदद के अपना रास्ता खुद बनाया। जिस रास्ते पर चलकर मैं अपनी दुनिया का खुदा बन गया। सुना तो होगा ही। अब जब हम एक दूसरे को जान गए हैं तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तुम इतनी दूर से मेरे चेहरे का नूर देखने तो आए नहीं, इसलिए यहां आने की जहमत की वजह जानना चाहता हूं। भले ही मगध ने हमारी सहायता के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी है, परंतु सम्राट धनानंद का इस प्रकार अलेक्जेंडर से जाकर भेंट करना, वो भी हमें सूचित किए बिना, भविष्य के लिए उचित संकेत नहीं देता। अलेक्जेंडर और धनानंद का इस प्रकार आपस में मिलना हमारे लिए असमंजस की स्थिति को उत्पन्न करता है, और इस असमंजस को दूर करने का केवल एक ही उपाय है। हमें मगध से मिलने वाली सैन्य सहायता के अतिरिक्त भी अन्य राज्यों से सैन्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे। वो प्रयास मैं पहले ही प्रारंभ कर चुका हूं आचार्य, और आशा है कि वो प्रयास सफल अवश्य होगा। किंतु इस समय मेरी चिंता का विषय कुछ और है। सम्राट अलेक्जेंडर से कोई विशेष उद्देश्य से ही मिलने गए होंगे, किंतु वो अब तक अलेक्जेंडर की तीव्र बुद्धि के विषय में कुछ नहीं जानते। मेरी चिंता केवल यह है कि कहीं अलेक्जेंडर ने सम्राट के मन में विष न खोल दिया हो, क्योंकि अपना लक्ष्य पाने के लिए अलेक्जेंडर किसी भी सीमा तक जा सकता है। मेरे यहां आने के पीछे का एक उद्देश्य है, तुम्हें मगध की शक्ति बताना। मेरे पांव में बिछी
ये शस्त्रों की चादर देख रहे हो? यदि भली भांति देख लिया हो तो समझ गए होगे, जितने शस्त्र यहां खड़ी तुम्हारी सेना के पास नहीं, उससे कहीं अधिक शस्त्र मेरे पांव में भी थी। इससे तुम्हें मगध की शक्ति और सामर्थ्य का पता चल गया होगा। तुम्हारी पूरी सेना मगध की सेना का 10वां भाग भी नहीं। तक्षशिला जीता तुमने, अपनी जीत का उत्सव मनाओ और यहीं से वापस लौट जाओ। मगध की ओर अग्रसर करने का विचार झेलम में ही बहा दो तो श्रेष्ठ होगा। यदि झेलम पार करने का दुस्साहस किया तो पुरु के साथ मुझे और मगध की पूरी सेना को खड़ा पाओगे। संसार जीता है तुमने, पर्याप्त है। और अधिक लालच करोगे तो संसार से जाओगे। लगता है मेरे बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है तुम्हारे लिए शाह मगध। कुदरत ने भी क्या कमाल का करिश्मा किया है हम इंसानों को बनाते वक्त, कि हमें सिर्फ आगे चलना आता है, पीछे चलना भी चाहे तो गिर जाते हैं। और गिरना मैसेडोनिया के खून में नहीं, हमें सिर्फ आगे बढ़ना आता है। इसलिए यह बात अपने सहन में अच्छे से बैठा लो धनानंद, कि जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूं, मैं रुकता नहीं। अब समझ आया, तुम्हारा नाम लोगों ने अलेक्जेंडर से महान सिकंदर क्यों रखा? क्योंकि तुम सपनों की बहुत ऊंची उड़ान भरते, मगर भूलना मत, जो सूरज के अधिक निकट उड़ता है वो अपने पंख चला बैठता है, फिर उसे ना धरती मिलती है ना आकाश। तुम्हें लगता है तुम सूरज हो, मुझे तो परछाई लगते हो। एक बात अच्छे से याद रखना धनानंद, कि जब सूरज आसमान में नीचे होता है तो परछाई बहुत बड़ी बनती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो परछाई छोटी, बहुत छोटी होने लगती है। और जब वो आसमान में तुम्हारे सर पर आता है तो परछाई गायब। सूरज तुम नहीं, वो पोरस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तुम्हारा रसूख नीचे आता जाएगा, और फिर ना तुम रहोगे ना मगध। तुम उससे बड़े थे, पर उसकी मदद करने के बाद तुम उसके बराबर हो जाओगे। ये जंग भले ही तुम्हारी हो, पर जीत तो पोरस की मानी जाएगी। और तुम आगे बढ़कर अपने ही ताबूत में कीलें ठोक रहे हो। अब मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात का वक्त और मकसद दोनों पूरे हो गए। उम्मीद है पौरव मुल्क में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठाओगे।
बेशक धनानंद पोरस के साथ है सेलुकस, पर जिस सोच का बीज मैंने उसके सहन में बोया है वो ज्यादा दिन तक पोरस के साथ नहीं रहेगा। बंद करो ये स्वांग, मैं भी देखता हूं आज विजय कौन होता है। महामहिम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी उलझन में हैं। महाअमात्य, अपनी सोच समय से पहले मन से बाहर निकाल दो तो मन की कर नहीं सकते। अश्व हो या तलवार, परख लेने के पश्चात ही उपयोग में लाया जाता है। मैं भी पुरु को अपने विचारों में परख रहा हूं। उचित। ये उत्सव मैंने आपके स्वागत के लिए आयोजित किया है सम्राट। आशा करता हूं कि आपको आनंद आ रहा होगा। ऐसे स्वागत से कौन आनंदित नहीं होगा। और राष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का आभारी हूं कि इतने अल्प समय में आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और यहां आने का कष्ट किया। अब अंग भंग और अवंती और अवराष्ट्र के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके संयोग से हम अलेक्जेंडर को परास्त करने में सफल अवश्य होंगे। आप जैसे पराक्रमी क्षत्रिय राजा को सहयोग करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है पौरवराज। आइए।
क्षमा करें पौरवराज। यात्रा से बहुत थक गए हैं। उत्सव फिर कभी। इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है महाराज। वैसे भी ये उत्सव संपन्न होने को है। आइए भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। नहीं पौरवराज, भोजन का मन नहीं है। बंद करो ये स्वांग। इन क्षत्रिय राजाओं में इतना भी साहस नहीं कि मुझे मेरे मुख पर कह सके कि इन्हें एक नापित नंद के साथ भोजन करने में अपमान का अनुभव होता है। आज इनके जीवन से मान अपमान का भाव ही मिटा दूंगा, इन्हें इनका उचित स्थान दिखाकर। तो अब तुम हमें हमारा स्थान बताओगे धनानंद? स्थान तो हम तुम्हारा देख ही चुके हैं धनानंद। एक क्षत्रिय राजा ने तुम्हें इतना मान सम्मान देकर अपने राज्य में बुलाया, इतना आदर किया दिया, तुम तो अपनी वास्तविकता ही भूल गए। मगध राज के क्षत्रिय तुम्हें सम्मान देते होंगे, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि हम भी तुम्हें सम्मान देंगे या तुमसे भयभीत होंगे। और यदि तुमने अपनी सीमाएं लांघने का प्रयास किया तो हम तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान दिखाने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। यदि यही तुम्हारी मंशा है तो यही सही। मैं भी देखता हूं आज जय कौन होता है, ये नापित नंद या तुम क्षत्रिय। ऐसा मत कीजिए, आप सभी हमारे लिए एक सामान है, हमारे अतिथि हैं। बात अतिथियों के मध्य की है पौरवराज, आप बीच में ना आइए। हाँ पौरवराज, आज इनकी मृत्यु ने इन्हें पुकारा है। शांत हो जाइए महाराज। आप समझौते का प्रयास न करें पौरवराज, इस नापित को इसका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज ना ही कोई नापित है और ना ही कोई क्षत्रिय है। हम सब एक ही धरती माँ की संतान है, जिसका लक्ष्य एक है, जिसका उद्देश्य एक है, जिसकी सोच एक है। हम सभी भाई हैं और एक भाई दूसरे भाई के प्राण नहीं लेते। हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती महाराज, कोई छोटी तो कोई बड़ी होती है, किंतु जब इन उंगलियों को एक मुट्ठी बनना हो तो उन्हें एकजुट होना ही पड़ता है। एक शक्ति बनना ही पड़ता है। अपनी जाति, अपना धर्म, अपने वस्त्र बुलाकर हमें इस मुट्ठी के बाती बनना होगा। अभी भारत की वो मुट्ठी बनेगी जिसे कोई विदेशी तोड़ नहीं पाएगा, और यही मुट्ठी उस अलेक्जेंडर को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये मेरा वचन है आपसे। हमारी यही एकता की शक्ति उस अलेक्जेंडर की हार का कारण बनेगी।
अब आप सब पर है कि आप अपने ही भाइयों के सर काटना चाहते हैं या उन विदेशियों का रक्त बहाना चाहते हैं। आप उचित कह रहे हैं महाराज। हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। हम शपथ लेते हैं कि अपनी अंतिम श्वास तक आपके साथ होंगे। हम एक होकर दिखाएंगे। आपकी आवश्यकता हमें आज ही नहीं, उस समय भी होगी जब पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा होगा, जब अलेक्जेंडर हार जाएगा, ताकि आप हमारा उचित मार्गदर्शन कर सको। आप भारतवर्ष के सबसे महान और शक्तिशाली राजा बनोगे। सूर्य बनकर इतिहास में नाम चमकेगा आपका। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। ये जंग भले ही तुम्हारी हो, पर जीत तो पोरस की मानी जाएगी। और तुम आगे बढ़कर अपने ही ताबूत में कीले ठोक रहे हो। उम्मीद है पौरव मुल्क में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठाओगे। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। हमारी सेना यहाँ और यहाँ तैनात रहेंगी। व्यर्थी समय नष्ट कर रहे हैं आप महाराज पुरु। अलेक्जेंडर झेलम पार करने का कभी सोचेगा भी नहीं। हमारे महामहिम सम्राट धनानंद ने अपनी शक्ति और पराक्रम का परिचय दे दिया है उस अलेक्जेंडर को। उसके पश्चात भी यदि वो झेलम पार करने का साहस करेगा तो वो अपनी मृत्यु को निमंत्रण देगा। सिंह निर्विवादित रूप से वन का राजा होता है, तब भी सदैव सतर्क रहता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि सदैव सतर्क रहता है सिंह, इसी कारण वन के अन्य प्राणियों पर अपना आधिपत्य बनाए रखता है। माना कि अलेक्जेंडर को पिछले युद्ध में हमने पराजित कर दिया, परंतु जब तक हम अलेक्जेंडर की यवन सेना को भारत की भूमि से सदा के लिए खदेड़ नहीं देते, हमें सज्ज भी रहना होगा और सतर्क भी। आचार्य उचित कह रहे हैं। अलेक्जेंडर की क्रूरता को हमने अपनी आंखों से देखा है। मृत्यु का वो तांडव जो उसने तक्षशिला में किया था, हम उसके साक्षी हैं। परंतु सम्राट धनानंद को युद्ध का क्या भान? वो तो बहुत वर्षों से युद्ध भूमि में भी नहीं गए। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि सम्राट के वहां जाने से और इन यवनों को खुली चेतावनी देने से उनका मनोबल अवश्य ही दुर्बल हुआ होगा। और ये बात हमारे हित में है महाराज। पौरवराज, आपकी क्या रणनीति है? हम इस बार प्रतीक्षा नहीं करेंगे, झेलम पार करके प्रहार करेंगे। हमारा सेतु उस स्थान पर बनेगा क्योंकि झेलम वहां मूर्ति है और पानी का बहाव कम है, और वहां का मार्ग संकरा भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि अलेक्जेंडर इस मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानता। कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। झेलम पार करने का रास्ता तो मिल ही जाएगा शाह, पर असली मुसीबत दुश्मन की हिम्मत है। मगध के साथ खड़े हो जाने से कई गुना बढ़ गई है।
बेशक धनानंद पोरस के साथ है सेलुकर, पर जिस सोच का बीज मैंने उसके सहन में बोया है, वो ज्यादा दिन तक पोरस के साथ नहीं रहेगा। अब तो पोरस को मगध के शाह धनानंद का भी साथ मिल गया है, और मैंने सुना है कि वो बहुत ताकतवर है। अब क्या होगा मलिका? तुम फिक्र मत करो रॉक्सन, वो अलेक्जेंडर है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मगर ये जंग, जंग की फिक्र तुम उस पर छोड़ दो रॉक्सन, तुम अलेक्जेंडर और अपने रिश्ते की फिक्र करो। तुम दोनों के दरमियान जो दूरियां आ गई हैं, अगर उन्हें जल्दी नजदीकियों में ना बदला गया तो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मुनासिब नहीं होगा। रॉक्सन, रॉक्सन, आंखें खोलो रॉक्सन, रॉक्सन। आप सब मेरी रणनीति को समझ ही गए होंगे, तो बताइए क्या मत है आप सबका? ऐसी रणनीति तो आज तक किसी ने नहीं बनाई। हमारी जीत निश्चित है पौरवराज। इस समय आपसे अधिक योग्य राजा और श्रेष्ठ रणनीतिकार कोई नहीं है संसार में। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी हवा मिलते ही पूरे शहर को जला देती है, ठीक उसी तरह शक की ये चिंगारी भी कुछ ऐसी ही दास्तां बनी। पोरस के खिलाफ जो शक की चिंगारी मैंने धनानंद के दिल में भरी, वो बहुत जल्द वहम में बदली। जब धनानंद अपने आप को महफूज महसूस नहीं करेगा, और उसके बाद पोरस पर कयामत बरसेगी। फतेह की हवा बहुत जल्द हमारे हक में होगी सेलुकस। महामहिम, हवा की दिशा बदल गई है। स्पुरु का वैभव और भी बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मगध से भी बड़ा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्षत्रिय राजा पे विश्वास रख के हमने बहुत बड़ी चूक की है मामे। इतिहास इस बात को सदा स्मरण रखेगा पौरवराज, कैसे पूरे राज्य पर विजय प्राप्त करने वाले अलेक्जेंडर को आपने भारत से खाली हाथ लौटा दिया। आप भारत के श्रेष्ठ राजा कहलाओगे। सूरज तुम नहीं, वो पोरस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तुम्हारा रसूख नीचे आता जाएगा, और फिर ना तुम रहोगे ना मगध। इतिहास का तो पता नहीं, किंतु वर्तमान मेरे हाथ में है। अब धनानंद संसार को वो आनंद देगा जो इतिहास सदैव स्मरण रखेगा। अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, पर अब उसे एहसास होगा कि जब जिउस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है। एक ओर पुरु के निश्चय पर
धनानंद की असुरक्षा की भावना की परछाई पड़ रही थी, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर के आक्रमण का संकट गहरा रहा था। अहंकार और क्रोध की अग्नि में जल रहा अलेक्जेंडर उस मार्ग को ढूंढ रहा था जहां से सेना समेत मुझे पार कर सके, और उसके इस प्रयास में सेल्यूकस भी उसके साथ ही था। दिन बीत रहे थे, पर अलेक्जेंडर का निश्चय बीतने का नाम नहीं ले रहा था। हर सांझ सूर्य भी थक कर सो जाता, पर अलेक्जेंडर विश्राम लेने को सज्ज नहीं था, और पौरव राष्ट्र का सुरक्षित मार्ग ढूंढने में उसके सैनिक अधिक से अधिक जुटते गए। महीनों तक अलेक्जेंडर और उसकी सेना दिन रात उत्तर दक्षिण हर ओर मार्ग खोजते रहे। उसने अपने सैनिकों के जीवन को दांव पर लगाकर उन्हें गहरे पानी में भेजा, जहां उन्हें मेरी ऊंची नीची और भयानक धाराओं का सामना करना पड़ा। तपती धूप हो या ठिठुराने वाले ठंडे पानी की वर्षा, कोई अलेक्जेंडर के हौसलों को मात नहीं दे पा रहा था। अलेक्जेंडर न स्वयं विश्राम को सज्ज था, न ही किसी को करने दे रहा था। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं अलेक्जेंडर को अपनी लहरों द्वारा रोक सकूं, तब तक जब तक कि पुरु इस युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज ना हो जाए। अलेक्जेंडर थक नहीं रहा था, तो विश्राम पुरु भी नहीं कर रहा था। सिकंदर के विरुद्ध वो पूरे भारत को एकजुट करने में लगा था। पुरु के नेतृत्व में धीरे धीरे भारत एकता के सूत्र में बंध रहा था। अखंड भारत का स्वप्न साकार होने लगा था। पर पुरु की बढ़ती लोकप्रियता धनानंद की आंखों में अब शूल की भांति चुभने लगी थी। पुरु के बढ़ते तेज से धनानंद विचलित हो रहा था। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की असुरक्षा की चिंगारी भविष्य में भयानक ज्वाला का रूप ले सकती है, परंतु उनके पास ना धनानंद का कोई उपचार था और ना ही अलेक्जेंडर के प्रयासों का कोई तोड़। समय चक्र घूमता रहा, किंतु अलेक्जेंडर का प्रयास चक्र थम नहीं रहा था। कहते हैं ना, यदि आप किसी वस्तु को दृढ़ता से तलाश करो तो वो भी आपको खोजना प्रारंभ कर देती है। आखिर मुकद्दर ने सिकंदर से हार मानी। वहां और 6 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे मार्ग मिला। यही वो जगह है जहां से हम झेलम पार करेंगे। इसी टापू पर हम अपनी छावनी बनाएंगे, जहां से हम आसानी से झेलम पार कर जाएंगे। ये जगह हमारी छावनी से काफी दूर है शाह।
यहाँ छावनी बनाने से पहले हमें इसका मुआयना करना पड़ेगा, जैसे दरिया की गहराई और लहरों की तेजी मापनी पड़ेगी। गोताखोर बुलाओ। नहीं सेल्यूकस, इस जगह का मुआयना मैं खुद करूंगा। लेकिन शाह, इसमें खतरा है। आप क्यों जाएंगे? हमारी फौज के गोताखोर काम कर देंगे। जिंदगी का दरख्त खतरों की जमीन पर पनपता है फेस्टियन, और जिंदगी उसके आगे झुकती है जो खतरों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। अपने अंदर के खौफ को छिपाने के लिए हम अक्सर नामुमकिन लफ्ज का सहारा लेते हैं। छोड़ दो इस लफ्ज की बैसाखी, फिर इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए चलो आगे और जोन दो उस झेलम का सीना। चलो उस टापू पे जहां से मैं उस भारत पर हमला करने वाला। ये शांति, ये तूफान के आने से पहले का मौन है आचार्य। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां झेलम मुझे संदेश देने का प्रयत्न कर रही है कि जो युद्ध पिछले 6 महीने से मौन है वो किसी भी क्षण जग सकता है। हमें अपनी सेनाओं को सज रखना होगा। पुरु, इन सब अलग अलग राज्यों की सेनाओं को एक साथ एक ही युद्ध के लिए एकत्रित करना अत्यंत सराहनीय प्रयास है, परंतु मेरे विचार से मगध की सेना को इन सब सेनाओं से अलग रखना ही उचित होगा। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझ सकता हूं आचार्य, किंतु हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। मगध की सेना हमारे बल का मेरुदंड है और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। पुरु, देश के प्रति तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य परायणता सराहनीय है, परंतु स्मरण रहे हमारे इसी देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और युद्ध के ये बादल कहां बरसेंगे ये केवल पवन की गति तय करेगी। और मुझे पवन की गति बदलने का आभास हो रहा है। धनानंद जैसा शत्रु मित्रता का कितना भी आश्वासन क्यों ना दे दे, परंतु उसके प्रति सतर्कता बरतने में कोई हानि नहीं बुरु। यदि हम स्वयं उन पर विश्वास न कर सके तो उन प्रयासों और बलिदानों का कोई अर्थ नहीं जो हमने अखंड भारत की रचना के लिए दिए हैं।
भारत एक होगा विश्वास की डोर से। संदेह के कुल्हाड़ी से हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। मुझे आभास है कि सम्राट इस बात से प्रसन्न नहीं कि हमने अन्य राज्यों के साथ संधि की है। उनकी असहिष्णुता की भावनाएं छिप नहीं सकी मुझसे। किंतु यह भी सत्य है आचार्य कि मगध की सेना के सहयोग के बिना हम अलेक्जेंडर को परास्त नहीं कर सकेंगे। यदि मगध पीछे हट गया तो अलेक्जेंडर की सेना का टूटा मनोबल फिर से एक हो जाएगा और तब अपनी मातृभूमि की रक्षा करना कठिन सिद्ध होगा। किंतु आपका सुझाव उचित था। मैं मगध की सेना को ऐसे मोर्चे पर रखूंगा कि अन्य सहायक सेनाओं के संपर्क में ना रहे। उस सेना का उपयोग केवल अतिरिक्त सुरक्षा बल के रूप में आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा। क्योंकि यदि अलेक्जेंडर इतने लंबे समय से शांत बैठा है तो वो कोई बड़ा और भयंकर खेल अवश्य खेलेगा और मैं उसके लिए सच हूं। शाबाश, शाबाश, थोड़ा आगे और बढ़ो, थोड़ा हौसला और दिखा, आगे बढ़ो। मंजिल के इतना करीब आकर हम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम ये कर सकते हो, आगे बढ़ो। क्या रुकिए, आगे पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं मदद भिजवाता हूं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये जंग मेरे और झेलम के बीच है। आगे बढ़ो, या तो आज हम इस टापू पर पहुंचेंगे या इसी झेलम में डूब जाएंगे, पर लौट के नहीं जाएंगे। आगे बढ़ो। इस रस्सी के सहारे आगे चलो सेल्यूकस, और हमारी आधी फौज को इसी रास्ते से आगे लेकर आ। हेफास्टियन, तुम बाकी की फौज के साथ जमीनी रास्ते से आगे बढ़ो और पूरा मुल्क पहुंचो। हम अचानक हमला करके उन्हें तबाह कर देंगे। खेल का आखिरी मंजर अब शुरू हुआ पोरस।
इस विषय में और कोई जानता है? कोई नहीं प्रभु, सूचना मिलते ही मैं सीधे यहीं आया हूं। ठीक है, जाओ तुम। उचित समय पर आए हो महामात्य। मैं सोच रहा था अब इस खेल में मनोरंजन शेष नहीं रहा। 6 माह बीत गए और हर दिन जीवन बेरंग और नीरस हो रहा है, और जहां आनंद ना हो वहां धनानंद का क्या लाभ। ये छोटे छोटे क्षत्रिय जो खेल खेलना चाहते हैं खेलें, मैं मगध लौटूंगा। अलेक्जेंडर तो आ नहीं रहा। वो आ रहा है। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ उत्तरी छोर से आ रहा है महामहिम, और वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। और ज्ञान पौरव राष्ट्र में किसी को नहीं। ज्ञान, ये ज्ञान ही शक्ति है महामात्य। ये ज्ञान ही है जो एक राजा को सम्राट बना दे और सम्राट को भिक्षुक। ये ज्ञान यदि संसार में सबको प्राप्त हो जाए तो कल्पना करें ये संसार कैसा होगा। छोटा बड़ा, पात्र कुपात्र, सब राजनीति का खेल जीत जाएंगे। अब तक गुरु इस खेल को जीत रहा था, पर अब ये ज्ञान के पासे खेल के बिसात को ही बदल देगा। आओ पौरवराज। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अब तुमसे ही ये खेल मनोरंजक होगा। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु चौसर का खेल मुझे खेलना नहीं आता। मैं आपसे केवल एक निवेदन करने आया हूं। निवेदन, विनती, ये शब्द मुझे अत्यंत प्रिय है। बताओ, क्या विनती है तुम्हारी? मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी सेना उत्तरी दिशा में रहकर अतिरिक्त बल के रूप में मेरा सहयोग दे। विनती पूर्ण करने में एक विचित्र आनंद आता है पुत्र। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मगध की सेना उत्तर से आएगी। क्यों समझ लो, मैं और मेरी सेना उत्तर दिशा की ओर कूच कर रहे हैं। अभी नहीं सम्राट, आप हमारे सहायक, और सहायकों की सुरक्षा करने का दायित्व मेरा है। पहले मैं स्वयं वहां जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वो स्थान आपके और आपकी सेना के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। उत्तम। वास्तव में तुम्हारे विचार महान है पुरु। जाओ, सुनिश्चित करो। तब तक मैं अपनी सेना को सज्ज करता हूं, और उचित अवसर आने पर मैं अपना अगला कदम बढ़ाऊंगा। आओ अलेक्जेंडर, मैं तुम्हारी और पुरु की भेंट की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता के साथ कर रहा हूं। पुरु, एक सवाल कैसा? हमारा तो यहाँ कोई सैन्य बल भी सज नहीं है। तो सामने आ ही गए पोरस। आज का दिन
इस खेल का खात्मा शुरू होगा।